वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप। मेरा नाम उमैर महबूब है और आज हम अपने आईआर का जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है सॉवरेंटी। इट्स इट्स अ सिंपल लेक्चर। द कॉन्सेप्ट इज वेरी ब्यूटीफुल and we shall unfold the concept. You shall come to know that it is arguably the most important aspect of national interest. It is arguably that concept कि जिसके ऊपर इंटरनेशनल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और एनार्किक होने के बावजूद इस एक लफ्ज की वजह से जो स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम है वो मेंटेन हो रही है। So we come to the point. It is a legal concept that gives you state unique and unlimited authority in all domestic affairs and its relations with other states. यानी कि ना सिर्फ स्टेट अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में मुकम्मल तौर पे आज़ाद है और अनअकाउंटेबल है, बल्कि अपने किसी और स्टेट के साथ रिलेशनशिप के अंदर भी मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट है। दूसरी कि नेशन स्टेट होगी वो कि जो सॉवरन होगी, यानी कि सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट के साथ ऐसे है, इफ द स्टेट इज नॉट सॉवरन we cannot call it even a state. और ये कॉन्सेप्ट इमर्ज कैसे हुआ? It emerged in the crisis which confronted Europe from 16th to 18th century. इसमें 1688 की रेवोल्यूशन भी आती है इंग्लैंड में, इसमें 1618 से लेकर 1648 तक जो 30 इयर्स वॉर थी वो भी आती है। इसमें 1517 में जब प्रोटेस्टेंटिज्म आई है, इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस, जब ल्यूथर ने 1517 में जर्मनी के एक चर्च के दरवाजे के ऊपर 95 थीसिस अपने लटका दिए थे, उस वक्त से हम कहते हैं कि प्रोटेस्टेंटिज्म का आगाज हो गया था। और इस तरह ऑफ कोर्स आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा इस चीज का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन 1776। ये सब चीजें सॉवरेंटी को आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्सेप्ट की शक्ल दे रही थी। स्टार्ट मामला यहां से होता है कि किंग्स और चर्चेस में एक बाइफर्केशन आना शुरू हो गई। पहले जो है वो पॉप was one of the supreme institute. The Pope was considered as an institute, not as a person. The papacy was the seat of the Roman Christendom in the Catholic Rome. Kings और पॉप्स की चर्चिस की जो थी ना ताकत वो बराबर हुआ करती थी, लेकिन लोगों में शऊर आना शुरू हो गया कि हमारी जो एग्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है वो किंग को करनी चाहिए, ना कि पॉप की उसमें हमें इजाजत हर मामले में रिक्वायर हो, ना कि पॉप गवर्न करे यूरोप की स्टेट्स को। यहां से स्कीज़म आना शुरू होता है। फिर आपको पता है 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया होती है। फिर जीन बॉडेन ये एक बंदा था और ये कहता है कि sovereignty is supreme will of the state over its citizens and subject unrestrained by law. सुप्रीम विल होती है स्टेट की, जैसे मैंने आपको बताया है, और ये कहती है कि तमाम स्टेट्स इक्वली सॉवरन है, कोई स्टेट ज्यादा या कम सॉवरन नहीं है साइज, वॉल्यूम या पावर की वजह से। युगांडा, कीनिया, सोमालिया इक्वल सॉवरन है जितना कि यूएस सॉवरन है। एस्पेक्ट्स ये आसान है। एस्पेक्ट्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वही जो मैंने आपको बताया कि अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, अपनी डोमेन के अंदर वो स्टेट किसी भी किस्म का एक्शन करने के लिए मुकम्मल तौर पे आजाद है, सुप्रीम अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है। और एक्सटर्नल वो ये होगी कि कोई भी स्टेट अपने कंडक्ट बाहर की कौमों के साथ कैसे रखना चाहती है, यानी कि अलायंसेस, कोलिशंस, कन्फेडरेशंस, अलाइनमेंट्स, ये सारी में वो कौम, वो नेशन मुकम्मल तौर पे आजाद है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को एक्चुअलाइज करने के लिए।
Sovereignty also means that states are not supposed to interfere in the internal affairs of other states. Although states do try to influence each other, यानी कि वो power exert करती हैं on matters of trade, alliances, war and so on, they are not supposed to meddle in the internal politics and decision processes of other states. यहां तक क्लियर हुई आपको? स्पाइंग हो सकती है, बिला वजह प्रेशर एक्सर्ट किया जा सकता है, लेकिन आउटरेजसली किसी स्टेट में घुस के उसकी सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं किया जा सकता. मोर कंट्रोवर्शियली, some states claim that sovereignty gives them the right to treat their own peoples in any fashion that they like, including behavior that other nations can call genocide. बात ये है, genocide is a Greek word, geno का मतलब generation, side का मतलब मारना. बात ये आ रही है कि इस sovereignty को हम इस तरीके से भी indirectly अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी वजह से कोई भी स्टेट्स अपने सिटीजन्स को जिस मर्जी तरीके से चाहे तो ट्रीट करे. वो उनको मार भी सकती है, बिकॉज इट्स अ सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट ना. तो इस यहां पे आके कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. यही काम अमूमन, ये बात याद रखिएगा, या बेशक मुझे फिर कभी याद करवाइएगा, मैं आपको बताऊंगा द ब्लैक चैप्टर ऑफ कम्युनिज्म. मैं खुद कैपिटलिस्ट नहीं हूं इतना बड़ा, लेकिन कम्युनिज्म ने क्या कुछ किया है ये आई विल लेट यू नो ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप लेटर समटाइम, या इवन ऑन दी स्लाइड्स, कि सोवियत रशिया ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, यूगोस्लेविया ने क्या किया, लाओ ने क्या किया, कंबोडिया ने क्या किया, वियतनाम ने क्या किया अपने लोगों के साथ. अगेन मैथ्यू वाइट की जो किताब है द ग्रेट बिग बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स, उसमें वो यही बात कहता है कि here was one of the greatest social experiments in the history of man, communism, and it failed spectacularly. It's not that कहता कोई एक या दो जगहों पे फेलियर्स होता ना तो मैं कहता कि बैड गाइस थे वहां पे, लेकिन कलेक्टिव हर जगह पे उन्होंने अपने ही लोगों को ज्यादा मारा है, कम्युनिस्ट रिजीम्स ने. बाद में इल्जाम लगाना आसान है कि अमेरिका ने किया सारा कुछ, लेकिन वी कैन नॉट absolve the atrocities of a state upon her own citizens solely on the fact कि जी प्रोजेक्शन कर दें हम अमेरिका के ऊपर. तो मैं कभी बताऊंगा द ब्लैक चैप्टर ऑफ कम्युनिज्म. एनीवेज, after reaching an agreement with the US to stop producing nuclear weapons in 2008, North Korea refused to allow physical inspection of some of its nuclear facilities, noting that it is an act of infringement upon sovereignty. देखा, आप sovereignty का लफ्ज इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं. आप कहें जी कि हमारी जो अप्रोच है या जो हमारी sovereignty है या जो हमारी autonomy है उसके ऊपर ब्रीच हो रही है, उसे इन्फ्रिंज किया जा रहा है. बिकॉज अगर हम उनको अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का विजिट करवाएंगे तो नॉर्थ कोरिया की जो सॉवरेनिटी है वो ब्रीच हो रही है. लेकिन इंटरफेरेंस को पीछे रखना अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता चला जा रहा है स्टेट्स के लिए भी. इलेक्शन मॉनिटरिंग आजकल ग्लोबल लेवल के ऊपर हो रही है, आपको पता है जो यूएस में काम हुआ है. जीनोसाइड और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस आजकल रिकॉर्ड हो रही हैं कश्मीर में, पैलेस्टाइन में. तो उन स्टेट्स के ऊपर प्रेशर माउंट होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ के जाइएगा अपने पेपर्स में, इंपॉर्टेंट है. एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर. इस तरह एक और चीज है ह्यूमन राइट्स वॉच, सो एसेंशियल ऑल्सो. इस तरह लोगों का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान क्यों ज्यादा बात करता है, इसीलिए कि पाकिस्तान wants the Kashmiris to have their right of self-determination being professed. और एक और बात कि आजकल जो इंटरनेट है वो आइडियाज को बॉर्डर्स में पेनिट्रेट करवा रहा है. वही इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि एक कोई आइडिया उठता है अमेरिका से और वो ट्रेवल करता है टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका, इवन
टुवर्ड्स इंडोनेशिया, इवन टुवर्ड्स फिलीपींस इवन। तो इंटरनेट की वजह से बहुत मुश्किल पेश आ रही है स्टेट्स को वार्ड ऑफ रखना आइडियाज को। ठीक, स्टेट्स ने ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी का टूल अप्लाई किया हमेशा से, और जो मैंने आपको पहले बात बताई थी एक्वाडोर वाली, कि जो स्टेट की कोई एम्बेसी किसी और मुल्क में वो ट्रीट की जाती है एज इफ इट इज द टेरिटरी ऑफ दैट नेटिव कंट्री। ऑल्दो अमूमन कोई घुसता नहीं है एम्बेसी के अंदर, लेकिन 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन आई है उस वक्त ईरान में ईरानियन कुछ स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया था यूएस एम्बेसी के ऊपर, एंड दे केप्ट द पीपल देयर हॉस्टेज फॉर 444 days approximately. This is by any means horrible. विकीलीक्स फाउंडर का मैंने आपको बताया कि एक्वाडोर ने उसे किया था। सॉवरेनिटी एंड स्पाइंग, क्या इन दोनों का आपस में फ्रिक्शन आ सकता है? फिर तो स्पाइंग इलीगल हो गई, लेकिन जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं कि स्टेट्स जो है वो ट्राई करती हैं स्पाई करने के लिए, तो दूसरी स्टेट्स का ये हक है कि वो स्पाई के ऊपर चेक लगाएं। चाइना ने 2002 में डिस्कवर किया कि जो उसका नया प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट है जो कि टेक्सास में बना था या रीफर्बिश हुआ था वहां पे, बोइंग 767, उसके अंदर लिसनिंग डिवाइसेस थी, लेकिन चूंकि वो चाइना ने अभी उसको सर्विस के अंदर इनकलकेट नहीं किया था, तो चाइना ने उस चीज का इशू नहीं बनाया और उस चीज को वैसे ही चलने दिया जैसे वो चल रही थी। ठीक है, ऑल द कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी स्पाइंग जो है वो कंटिन्यू कर रही है। सो दैट वाज इट फॉर सॉवरेनिटी। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज, और इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू अप्रोच मी ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।